नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 29 जुलाई 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। इसके लिए आप बुद्धा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और करंट का जो पीटी के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, करंट, वो भी हम यहाँ पे टेलीग्राम पे हर दिन अपलोड करते हैं शाम को 6 बजे। इसके लिए आप बुद्धा इस चैनल को ज्वाइन कर ले। आज हम देखते हैं कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का। आज हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। भारत की जो खाद्य सुरक्षा है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है, जो चीन चीन की जो विश्व व्यवस्था में भारत, मतलब अभी जो चीन का विश्व व्यवस्था बनाई जा रही है उसमें भारत का क्या परस्पेक्टिव हो गया, भारत कहाँ पे है, उसको लेके। और नेक्स्ट जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा फेक न्यूज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो अपना पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये पहला आर्टिकल जो है ये है चीन की विश्व व्यवस्था में व्यवस्था और भारत। ये आपको, इसको आप जीएस पेपर 2 के अर्थव्यवस्था, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लिंक कर सकते हैं। इसमें परिचय क्या है, इसमें संदर्भ कंटेस्ट ये कहा जाता है कि पहले जो विश्व की व्यवस्था थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी, इसमें अभी 2 महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहले क्या था, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। बात है वर्ल्ड वॉर 2 का। ठीक है, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 शक्तियाँ थी। एक था यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर मतलब अभी के टाइम का रसिया, ये समूह था। और था एक था यूएसए। ये दोनों शक्ति उस समय बन के आई थी जो दुनिया में थी। लेकिन आपको पता है कि जैसे 1990 के आसपास यूएसएसआर टूट गया और रसिया थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया। जब रसिया कमज़ोर पड़ गया तो यहाँ पे सुपर पावर के रूप में, एक वर्ल्ड के रूप में इमर्ज होके आया, सामने आया, वो है यूएसए। ये यूएसए वर्ल्ड के सामने आया और ये अपनी दबदबा को बनाते चला गया, अपना जो उसका प्रभाव है, प्रभाव को बढ़ाते चला गया। जो आप देखोगे कि 70 दशक में अभी तक उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, उनको कोई कंपटीशन देने वाला नहीं था अभी तक। ठीक है, तो जिस तरह से आप देखोगे कि अपने पक्ष में ले जाना, एक सुपर पावर कहलाना हर जगह, तो उसी चीज़ से रिलेटेड है। लेकिन अब ये समस्या है कि अब इनके लिए 2 दावेदारी आ गई है, 2 समस्या। एक समस्या इनके अंदर खुद है। खुद ये है कि संयुक्त राष्ट्र यूएसए जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये खुद को जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या संस्था है, इससे बाहर निकल रहे हैं। ये जब ये प्रमुख संगठन संस्था से आप बाहर निकल रहे हैं, जिस संस्था को बनाने में आपने प्रमुख भूमिका निभाया था, उसी को आप छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। पेरिस समझौता हो गया जिससे बाहर निकलना। तो ये एक मानसिकता बनाती है कि आप ये चाहते हैं कि वर्ल्ड जो है ये एक ही के पास शक्ति बना रहे। लेकिन अभी वर्ल्ड का डिमांड, अब खासकर भारत का भी यही डिमांड है कि ये जो एक के पास शक्ति है इसको हटा के सभी के शक्ति को बंटवारा होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, ना कि किसी एक के पास मोनोपोली अधिकार होना चाहिए। राइट। दूसरा जो है इसमें यह है कि 70 दशक में इनके पास कोई कंपटीशन देने वाला नहीं था, लेकिन अब इनके पास कंपटीशन देने वाला आ गया है। वो जो है एक, मतलब मजबूत तरीके से आ गया। आप जिस क्षेत्र में चाहे, चाइना यूएसए को टक्कर देने के लिए तैयार है, दावेदारी ठोकने के लिए तैयार है कि आप ही सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर अब बदल जाएगा। ठीक है, बदलने के लिए तैयार है, जिसमें आप शक्ति के रूप में दे सकते हैं, शक्तियों में, जिसमें आप आर्थिक तौर पे देख सकते हैं, सैन्य तौर पे देख सकते हैं और तकनीकी के तौर पे दे सकते हैं। तो यूएसए को चुनौती देने के लिए आगे निकल के आया है चाइना। आगे देखते हैं चाइना और उनकी विश्व व्यवस्था। चाइना किस तरह का वर्ल्ड का व्यवस्था चाहता है। चाइना देखिए, वर्ल्ड का जो व्यवस्था चाहता है वो चाहता है मौजूदा जो व्यवस्था है उसके विरोध में है चाइना। ठीक है, सॉरी, मौजूदा जो व्यवस्था है उसके विरोध में नहीं है। देखिए, चाइना ने 2018 में चीन एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट ये बताया था कि हम नहीं चाहते कि जो प्रणाली हमें फ़ायदा कर रही है हम उसका विरोध करें, जो प्रणाली हमें सुरक्षा दे रही है उसी का हम विरोध करें। लेकिन आगे वो ये भी बताते हैं कि इस प्रणाली में यदि हमारे बीच में कोई चुनौती आता है, ठीक है, हम उसको बदलना तो ज़रूर चाहेंगे। अभी का जो मौजूदा समय है उसमें हम ये नहीं चाहते कि आपको पूरी तरह से चेंज करना चाहिए, नहीं करना है। लेकिन हमारे अंदर यदि प्रॉब्लम आएगी, हमारे रास्ते में कोई कांटा होगा, तो उस कांटे को हम हटाना जरूर चाहेंगे। दूसरा है कि पश्चिमी बनाम विश्व का शासन द्वारा निर्धारित नियम।
चीन का कहना है कि जितने इनके अंतर्राष्ट्रीय नियम है, ठीक है, और जितने भी इनके आधारित आदेश है, इसका हम पालन करेंगे, ऐसा नहीं है कि पालन नहीं करेंगे। लेकिन इनके बीच में यदि आप एक होता होता है ना यूएसए के, इनका कहना यह है कि यूएसए के पूरा पूरा यूएसए के लिए ही कानून बनाया गया है, उसी के अनुसार से हम उसको नहीं मानेंगे, उसके मानने के लिए हम तैयार नहीं है। वो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसके बदले में वो संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर के द्वारा आधारित है उसको पालन करने के लिए तैयार है। उसके बाद चीन की जो शक्तियों का उद्देश्य ये है कि मौजूदा व्यवस्था को उलटना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या मैंने बताया पहले ही कि यदि उस व्यवस्था में, यदि उनके नियम में और उनकी जो रास्ते में यदि आप कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको ये ज़रूर बदलना चाहेंगे और वैश्विक लेवल पे एक ये संरचना करके जाएंगे। तो ये उनकी शक्तियों का उद्देश्य है। उसके बाद है ये चाइना अपने आप को, चीन जो है विश्व में चैंपियन की भूमिका निभाने के लिए बरकरार है, चैंपियन की भूमिका निभाता है। आप इसमें देख सकते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव योजना जो है इनका, तो इसी क्रम में काम करता है, जहाँ पे ये विश्व लेवल पे मुक्त व्यापार करते हैं और अपनी बाजार को, अपनी क्षमता को, अपनी सॉफ्ट पॉलिसी को आगे देशों के साथ ये निभाना चाहते हैं, जिससे कि यूएसए का जो है, अमेरिका का जो ये दबदबा है इसको कम किया जाए, कम से कम किया जाए। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, जहाँ पे जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता को यूएसए मानने के लिए तैयार नहीं है, यूएसए उससे अलग हो गया, लेकिन वहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, उसका नेतृत्व करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। तीन, उसके बाद उभरते क्षेत्रों में अधिकार। उभरते क्षेत्र अभी के टाइम जो है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें आप देखेंगे साइबर, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, बुद्धिमत्ता, इसको ये अब नया चीज़ें उभर के, नया क्षेत्र उभर के सामने आ रही है। इसको अब ये चाहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार चाइना का हो, इसमें सक्रिय रूप से अपने अधिकार को बढ़ाने के लिए चाइना काम कर रहा है। उसके बाद है इनका विचारधारा को असहमति। इनका ये विचारधारा है लेनिन का जो था कि एक पक्षीय राज्य के तौर पे इनका यही कि एक पक्षीय, किसी एक के पास कोई शक्ति नहीं रहेगी, शक्ति को आप बांटिए, शक्ति को बांटने की जरूरत है। इसकी भी विचारधारा को, जिसको उलट करने के लिए, उलट के संप्रभुता के अति प्रभावशील जो है सिद्धांत है उसको स्थापित करने के लिए ये प्रयास करते हैं, ये एक संप्रभुता के रूप में सामने लाते हैं। उसके बाद बलपूर्वक शक्तियों का उपयोग। यहाँ पे चाइना यदि उनको ये जो अपना काम करना चाहते हैं, यदि उनके काम में आता है तो पहले तो ये वीटो का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षा परिषद जो है उसके ये मेंबर है, 5 मेंबर में से एक है जो वीटो का यूज कर सकते हैं। और यदि कोई उनके बीच में कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो उसको ख़त्म करने के लिए वो हर स्टेप लेने के लिए तैयार होते हैं। चाइना हर स्टेप लेने के लिए तैयार रहता है कि, लेकिन उनका जो विकास है, उनकी जो डेवलपमेंट है और उनकी जो भी चीज़ें है उसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना आओ, कोई भी समस्या का नहीं करे, हर समस्या का समाधान करने के लिए किसी भी हद तक पहुँचाने के लिए वो तैयार रहते हैं। उसका निष्कर्ष में ये बताया जाता है, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जिस तरह का वर्ल्ड लेवल है, ये ठीक है, चाइना जिस तरह का वर्ल्ड चाहता है उसमें इंडिया का क्या परफेक्ट होगा, इंडिया क्या इसमें इसको सपोर्ट करेगा। देखिए, इंडिया चाहता है कि विश्व में बदलाव आए, वो भी इसका विरोध करता है कि किसी एक के पास शक्ति ना रहे, ठीक है। और वो सुरक्षा परिषद हो गया, यहाँ पे हो गया, इसमें भी नियम में बदलाव चाहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियमों में बदलाव चाहता है, ठीक है, तो इसके पक्ष में है। लेकिन चाइना कभी ये नहीं चाहता कि चीन का पावर यूएसए के बाद चाइना के पास शिफ्ट हो जाए। ये चाहते हैं कि इसका हर एक देश के पास पावर का बंटवारा हो, हर एक देश पावर बने, राइट, नहीं कि आप शिफ्ट कर दे पावर को, यूएसए से पावर को शिफ्ट करके, तो फिर तो वही हाल है, इसका खिलाफ रहेगा चाइना और इंडिया, ठीक है। लेकिन इसमें ये कहा जाता है राइटर के द्वारा, निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि एक टाइम था कि जो पश्चिमी जो दबदबा थी उसको उलट करके, जो पहले स्पेनिश और पुर्तगाली थे, पुर्तगाल से डच के पास आया, ठीक है, अब ये डच ब्रिटेन से होते हुए यूएसए के पास चला गया था बाद में। अब इसमें बदलाव आ रही है, जिस तरह से चाइना दबदबा अपना ठोक रही है और चाइना के पास ये शक्ति जा रही है, इससे लग रहा है कि अब जो एशियाई देश है, एशिया की जो कंट्री है, इसका भी शक्ति आगे वर्ल्ड में, आगे आने वाले समय में ऊपर आपको देखने के लिए शक्तिशाली देशों के रूप में आपको देखने को मिलेगा, वो चाहे भारत हो या चाहे चाइना हो।
लेकिन वो जो पश्चिमी जो कल्चर है उसको अब बदला जाएगा, गैर पश्चिमी इकाइयों को में बदलाव आ सकता है। तो इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया। देखते हैं अब अगला आर्टिकल कौन सा है। अगला आर्टिकल है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो भारत की सुरक्षा, भारत की खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 2 के खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ ये है कि अभी हाल ही में आपने देखा है कि जिस तरह से लॉकडाउन आया है, लॉकडाउन की व्यवस्था में सबसे जो बड़ी समस्या आके सामने आई थी, सभी के पास रोजगार चले गए थे, सभी के पास नौकरी नहीं था, नौकरी नहीं था तो इनको पैसा नहीं होने के कारण ये एक तो गांव की तरफ शिफ्ट किए, और गांव की तरफ शिफ्ट करने के बाद इनके पास सबसे बड़ी समस्या जो है वो भूखमरी का समस्या आ गया कि इनके पास खाना कहाँ से आएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास काम चला गया। तो उस समय सरकार ने अपनी एक सरकार सामने आई, और सरकार जो कमज़ोर वर्ग है, जो कोविड से प्रभावित हुए हैं, और खासकर भारत में, ठीक है, अपने परिवारों को पीडीएस सिस्टम्स के माध्यम से, ठीक है, पीडीएस सिस्टम के माध्यम से खाद्य संकट को लगातार दूर करने के लिए साथ साथ योजनाएं चलाई, जिस योजना में आप एक तो देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना में विश्व की जो जनसंख्या है उसका 10वां भाग 81.1 करोड़ व्यक्ति पिछले वर्ष, ठीक है, पिछले वर्ष कुपोषित हो गए थे। जिस तरह से देख रहे हैं कि सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया था, राइट। उस समय क्या होगा, ये समस्या सामने आई है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ स्टेप उठाया गया था, कुछ कदम लिया गया था। उस जो भारत की सरकार के द्वारा कुछ उपाय जो था, क्या किया गया था, ये इस तरह से है। पहला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम, एक मिनट, हाँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम के माध्यम से खाद्य की जो मांग है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए, उसको खाद्य को जो मांग है, डिमांड था, उसको कंप्लीट करने के लिए सरकार को ये बताया गया था, राज्य सरकार को, कि आप 6 महीने तक का जो आवंटन है, आपके पास जो 6 महीने तक अनाज जाना चाहिए, उसको आप चाहो तो एक बार से आप उसको उठा सकते हैं, जिससे कि आप जनता तक उसको चावल को पहुंचा सके, अनाज पहुंचा सके। उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाया गया था। इस योजना के ये उद्देश्य था कि सभी को फ्री में 5 केजी अनाज दिया जाएगा, हर एक फैमिली को। इसके तहत सभी को नवंबर तक दिया गया था। उसके बाद 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुफ्त देने का इसमें प्रावधान था। इसमें ये डाटा बताया गया है कि पिछले महीने 8 महीने और अभी भी ये योजना लागू है, ठीक है। जब सेकेंड वेव आया था तो फिर इसको योजना को एक्टिव कर गया था, तो ये 7 महीने अभी लागू किया गया है, 7 महीने के लिए। तो टोटल मिला के 15 महीने तक ये योजना चल रही है। तो जिसमें इतने खर्च आए हैं 2 करोड़, तो ये आपको नहीं देखने की ज़रूरत है, ओके। ये डाटा नहीं देखने की ज़रूरत है, देखने की ये ज़रूरत है कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। सरकार ने इसको ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा लेके आया। उसके बाद इनकी लाभार्थी जो हुई, तो ये कुछ डाटा बता रहे हैं इसके लिए। इनके लाभार्थी 80 करोड़ लाभार्थी जो थे, जो आर्थिक रूप से राहत प्रदान किए, और जिससे एक चीज़ ये हो गया कि कम से कम आपके लिए पास खाने के लिए तो सामान आ रही है, मूलभूत जो चीज़ है वो तो आपको उपलब्ध हो रही है। तो ये एक बेनिफिट के रूप में एक ये आप बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को उभरने के लिए सबसे बड़ा कदम था ये सरकार के द्वारा। और सरकार के किए गए उपाय में से एक और है कि आत्मनिर्भर भारत, एक मिनट, जी, सरकार के द्वारा था, आत्मनिर्भर भारत के तहत पैकेज लॉन्च किया गया था, जिसके तहत ये था कि जो प्रवासी मजदूर हैं, ठीक है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, मान लीजिए बिहार में है, यूपी में वो काम कर रहे हैं या दिल्ली में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका बिहार का रहने वाला है, राशन कार्ड उनका बिहार में है, तो उनको अनाज कैसे मिलेगा? तो इसके लिए ये कहा गया था कि प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो अनाज मुफ्त में प्रदान किया गया था। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत किया गया था, ठीक है। उसके बाद सरकारी, गैर सरकार, एनजीओ और सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन जो थे, नागरिक समाज संगठन, इनके द्वारा मिल के और इनके जो एफडीआई है उससे सीधा इनके पास चावल पहुँचाना, इनको खरीद करवाना, जिसको कम लागत में, ठीक है, 25 किलो, जो बाजार में 35 किलो मिलता है उनको 22 रुपये किलो प्रदान करवाया गया, और गेहूँ 21 रुपये, जो बाजार में 27 रुपये। मतलब कि ये जो संस्था थी, जो संस्था काम कर रही थी, उनको डायरेक्ट एफसीआई के गोडाउन से डायरेक्ट उनके पास भेजा जाता था, कि जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके, लोगों को हेल्प कर सके। ये सरकार के द्वारा उठाया गया कदम था, ठीक। लेकिन राइटर कुछ इसमें सजेशन भी देते हैं कि सरकार को और इफेक्टिव रूप से क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए था इस रूप में। इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से लापता और छुपती हुई आपकी कमजोरी है, ठीक है, कमज़ोर आबादी है, उसमें यह है कि
समावेशी सुधार की आवश्यकता है और इसको अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। जितना आपने प्रयास किया सरकार उतना राइटर बताते हैं कि वो इनफ नहीं है। आपको इससे ज़्यादा प्रयास कर की जाने चाहिए और किया जाना चाहिए। उसमें पहला जो प्रयास किया जाना चाहिए वो है कि वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड इसलिए ज़रूरी है कि देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो बिहार या यूपी के रहने वाले हैं, ये यदि गुजरात में रहते हैं तो इनके पास राशन तो नहीं मिलेगा, राशन भी खरीदना पड़ेगा। यदि वन नेशन वन राशन कार्ड रहेगा तो ये गुजरात में भी जाके चावल उठा सकते हैं। तो इनकी जो चावल है और एक जो खा भोजन का अधिकार है, ये तो इनका सुरक्षित रहेगा ना। ये दूसरे स्टेट जब मूव कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, तो इनका जो ये अधिकार है ये ख़त्म हो जाता है, भोजन के अधिकार। राइट, इस भोजन के अधिकार को पहुंचाने के लिए आपको ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसमें जो चुनौतियां हैं उसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके बाद है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन में ये देखा गया है कि कृषि खाद को प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि बिना मौसम का ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर सुखाड़ आ जाना कहीं पे, तो ये सब सारे काम क्या करता है कि जो भी कृषि है, किसान है और खाद है, उसको उपज में कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है, प्रभाव होता है। आपको इसको ये करना चाहिए कि इसके अनुकूल मतलब मौसम के अनुकूल आपको फसल करना चाहिए और नए नए किस्म के फसल करना चाहिए। कुशल सिंचाई प्रणाली को डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके बाद कृषि में जलवायु क्षेत्रों के लिए जो फसलें हैं उसको बढ़ावा देने के लिए मतलब एक ही चीज़ बताया जाता है राइटर के द्वारा कि जलवायु को देखते हुए जिस तरह से सिचुएशन ढल रही है, जैसा देश वैसा भेष, ये वाला यहाँ पे कहावत है। जिस तरह से अभी सिचुएशन है, मौसम जिस तरह से बदलाव ले रही है उस तरह से आपको करना चाहिए। जैसे हमने कल आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें बताया था कि क्या करना चाहिए कि जो कम जल वाला जो वस्तु है, ठीक है, फसल है, उसको बढ़ावा देना चाहिए जिसमें कम जल का पानी का यूज हो। उसके बाद है कि विविधता होना चाहिए, पैटर्न में विविधता होना चाहिए अनाज में। राइट, उसके बाद है उत्पादन सभी खाद्य, जो खाद्य उत्पादित हो जाती है उसमें से 1/3 तो बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी को रोकने के लिए सरकार को प्रयास उठाना चाहिए, जिसमें हमने कल आर्टिकल डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रयास करना चाहिए। आपको निजी क्षेत्र और सरकार को सरकार खुद दोनों मिलके इसमें काम करे। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। राइट, ये हमने कल के आर्टिकल में डिस्कस किया था, जो आपने पढ़ाई होगा। राइट, उससे संबंधित है। इसमें राइटर के द्वारा ये कहा गया है। तो हमने देखा कि किस तरह से खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड ये आर्टिकल था, हमने इसको कवर किया। अब आगे देखते हैं। आज 3 आर्टिकल था तो तीसरा आर्टिकल देखते हैं कौन सा है। ये आर्टिकल फेक न्यूज़ से है। आपने बहुत सारे चीज़ें देखा होगा फेक न्यूज़ से, और गवर्नमेंट भी इसको आप जीएस पेपर 2 के शासन से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए संदर्भ क्या है, पहले आप फेक न्यूज़ का परिभाषा देखिए। फेक न्यूज़ वह दुष्प्रचार है जिसका वास्तविकता से कोई आधार नहीं होता, उनका कोई मतलब नहीं होता वास्तविक रूप से क्या होता है, बल्कि उन्हें एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये फेक न्यूज़ एक हमारा जो अभी आंतरिक सुरक्षा है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा है, इसमें सबसे बड़ी चुनौती बन के आया है। ओके, ये चुनौती बन के आया है कौन? फेक न्यूज़। आपने देखा होगा कि संप्रदाय भारत एक क्या है, विविधता है। भारत के पास क्या है, विविधता से भरा हुआ है। हर जगह आप देखेंगे कि अलग अलग कल्चर को फॉलो किया जाता है, अलग अलग। हम धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्मों को पालन करने के लिए, धर्मों को फैलाने के लिए अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से एक पोस्ट के माध्यम से वहाँ पे जो भी व्यक्ति है उनको भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, भीड़ों के द्वारा मार के मॉब लिंचिंग का मामला आता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होती है? एक फेक न्यूज़ से। और जो एक चीज़ मैं ये बताऊंगा कि एक नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य होता है कि कोई भी न्यूज़ को शेयर करने से पहले आप उस न्यूज़ का पड़ताल जरूर करें। यदि आप पड़ताल नहीं करते हैं, यदि आप चेक नहीं करते, तो कम से कम एक काम कर सकते हैं कि आप उस न्यूज़ का शेयर ना करें, उस न्यूज़ को कहीं दूसरे दोस्तों तक ना फैलाएं, जिससे कि वो न्यूज़ एक कोई बहुत बड़ी घटना दे सकती है जो हमारी देश की शांति व्यवस्था है, उस शांति व्यवस्था को ख़त्म कर सकती है। राइट, इसमें राइटर ये कहता है कि इस पे इतिहास पे भी फेक न्यूज़ का प्रभाव पड़ता है। आपने जिस तरह से देखा कि हमारा समाज विविधता से भरा हुआ है, हर समाज की अपनी अपनी विशेषता है, हर समाज की अपनी अपनी कोई इतिहास है, उसमें क्या होता है कि एक फेक न्यूज़ कोई समाज के लिए वो गलत साबित हो जाता है, समूह के लिए। तो वो जो न्यूज़ है वो एक समाज में दोष पद्धति को विस्तार रूप से गहरी प्रभाव करता है, उसमें गहरा प्रभाव पड़ता है।
और फेक और नकली न्यूज़ जो होता है वो अफवाहों को प्रचलित करता है, जिससे हमारे युवाओं का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण प्रभावित होगा। अभी अभी ना सबसे ज़्यादा है मीम्स का ज़माना आ गया है। मीम्स देखते रहते हैं, 4-5 वीडियो को बना के एक दे दिए। अभी हमारा जो कल्चर है मीम्स के दुनिया में चला गया है, जो कि हमारा जो युवा है, युवा आबादी है, हमारा भारत अभी सबसे युवा है। ओके, इस युवा आबादी को सही चीज़ प्रदान करना सबसे बड़ी ज़रूरत है, और ख़ासकर उनकी जो वैज्ञानिकता और मनोवैज्ञानिक, उनकी मनोवैज्ञानिक जो वैल्यू है, एथिकल वैल्यू है, उसको, उसकी क्षमता को ख़त्म करता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि यह एक एथिकल पर्सन ना होके एक अलग एंगल से देखने लगते हैं, जो वो मीडिया पे देखते हैं। आप देख रहे हैं अभी अभी 2 तरह का समाज हम जीने लगे हैं। एक हमारा सोशल मीडिया का लाइफ़ होता है, एक हमारा समाज का लाइफ़ होता है। हम समाज के लाइफ़ से अब कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। हमें अकेला रहना बहुत पसंद आ गया है। हम दोस्तों के साथ बात नहीं करना चाहते, या फिर आप कहीं गाँव जाते हैं तो गाँव में लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते। राइट? तो ये हमारा अब क्या है, फ़ोन चलाना, मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया चलाना। अब ये जो हमारी सोशल मीडिया है, ये जो ज़माना आ गया है सोशल मीडिया का, ये हमारे ऊपर प्रभावित कर रहा है। कहीं न कहीं ये फेक न्यूज़ यहाँ पे आके इफ़ेक्ट करता है हमारी सोच को, हमारे थिंक को। राइट? इसी तरह से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि बुद्धि, उनकी भावना, दोनों में फेरबदल किया जाता है, ये फेक न्यूज़ के मामले से, ठीक। और बदलने के बाद एक ऐसे भावना उनके अंदर क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे कि वो बहुत बड़ी एक हिंसा के रूप में बदल जाता है। इस भावना के रूप में कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आगे क्या रहा, हमें ये बताया जाता है, गवर्नमेंट राइटर के द्वारा कुछ वे फॉरवर्डेड बताया जाता है कि आप क्या करना चाहिए। एक ऐतिहासिक रूप से आपको एक चिंतन ही करना चाहिए कि आपको इतिहास से सीखने के लिए, जानने के लिए मिलता है। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास इसलिए भी पढ़ते हैं कि जिससे कि ये इतनी बड़ी घटना हुई है, उससे हम कुछ सीख पाएँ। ओके, और उस गलती को दोहराए नहीं। आपने गांधी जी से अहिंसा सीखा है, तो वो अहिंसा आपने क्या देखा कि उस अहिंसा को यदि आप अपने अंदर अपनाते हैं, तो आप बहुत बड़ी चीज़ें सीखते हैं। वही चीज़ें यदि आप गांधी जी से नहीं सीख के आप खुद वो चीज़ें करेंगे, और 4-5 हिंसा करने के बाद, आपको नुकसान होने के बाद यदि आप वो चीज़ें सीखते, अहिंसा अपनाते, तो आपको कुछ ना कुछ टाइम लग जाता है। गांधी जी ये कहते हैं कि आप दूसरों को गलती से सबसे ज़्यादा सीखिए, क्योंकि आपका लाइफ जो है बहुत छोटा है। क्योंकि आपका लाइफ बहुत छोटा है, आपको सीखना चाहिए। और ख़ासकर आपने देखा होगा कि मौलिक कर्तव्य में भी बताया गया है कि वैज्ञानिक सोच, मानवता और जांच जिस तरह से समाज में विकसित हो रही है, उसको आपको एक नागरिक के रूप में कर्तव्य है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी देश की शांति शांति ना बिगड़े, हमारे देश की संप्रभुता पे कोई प्रभाव ना हो, आंतरिक मामले में कोई असुरक्षा ना हो, सामाजिक संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुँचे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद एक कौशल और दृष्टिकोण, सक्षम स्रोत में वैधता होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, संदर्भित होनी चाहिए, और एक पुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें हैं, संतुष्टि होनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपको ये धारणा को शामिल करने की ज़रूरत है। राइट? उसके बाद यही राइटर बता रहे हैं कि ऐतिहासिक चिंतन को किस तरह से आप ले सकते हैं कानूनों पे। ओके, सरकार को कानूनों पे इसके लिए सरकार भी अभी कानून लेके आई है। कानून लेके सभी जो सोशल मीडिया, आपने देखा होगा किस तरह से प्राइवेसी के लेके आया था। और एक चीज़ ये भी आया था कि आप जो फेक कंटेंट लाते हैं, तो उस फेक कंटेंट को टाइम रहते चेक करके उसको वहाँ से कंटेंट को डिलीट करना। ठीक। और ख़ासकर गवर्नमेंट ने, जैसे पीआईबी उनका है चैनल, या बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो उस चीज़ों को बताते हैं कि ये न्यूज़ जो था ये फेक था या सही था। तो इन चीज़ों को चेक करना, जो डाटा है उनका दावा करना, जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनका जो पूर्वाग्रह होता है, उनके स्रोतों को चेक करना, साथ-साथ खबरों को जानबूझकर गलत सूचना जो है नहीं फैलाना चाहिए। ये एक हमारे, कहीं न कहीं हमारा देश का ही नुकसान होता है। हमारा कंट्री का यदि नुकसान होगा, तो कहीं न कहीं ये हमें ही नुकसान करता है। तो आज के डिस्कशन में हमने डिस्कस किया कि फेक न्यूज़ से रिलेटेड। ओके, आज के डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले कि आप बोधा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कंटिन्यू बना के रखिए। आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। और पीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, हम आपको टेलीग्राम चैनल पे 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड कर देते हैं। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।